पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो रही है। पिछले एक साल में मानो ऊपर वाले ने पाकिस्तान की कमर तोड़ने की ठान के रखी हो। ऐसा ग्लेशियर पिघला कि एक तिहाई पाकिस्तान पानी के अंदर। फिर आई कोविड की मार, रशिया का वार और इकोनॉमी की तो हालत वैसे ही तार तार थी। तो कर्ज तले पाकिस्तान अभी इतनी बुरी तरीके से डूबा हुआ है कि एसेंशियल माने जरूरत की चीजों को भी वो नहीं खरीद पा रही है। उसके ऊपर ताबड़तोड़ पॉलिटिक्स जो चल रही है, इमरान खान वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिस्टर शरीफ के खिलाफ, जो कि शराफत नहीं दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बस चिपके बैठे हुए हैं। लेकिन भाई खान साहब भी गोली खा रहे हैं, चुप नहीं बैठ रहे हैं, फुल ऑन खींचातानी चल रही है। आज पाकिस्तान के लोग इन द मीन टाइम मदद की गुहार लगा रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया भर से मदद भी मांग रहा है। लोगों के पास खाने के लिए आटा तक नहीं है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जहां कुछ पाकिस्तानी एक पैकेट आटा के ऊपर लड़ते दिख रहे हैं। हालांकि बाद में यह बात सामने आई कि यह वाला वीडियो कम से कम नकली है, यह पुराना है, इनफैक्ट है पाकिस्तान का ही। लेकिन फैक्ट तो यही है कि यह वीडियो सही हो या नहीं हो, लेकिन आज दाने दाने अनाज के लिए एक आदमी, एक एवरेज पाकिस्तानी मोहताज हो रहा है। और इसके पीछे जो कारण है वो एक दो महीने, एक दो साल, एक दो दशक भी नहीं है, उससे भी ज्यादा। एक देश अपने पैर पर कुल्हाड़ी कैसे मार सकता है, यह पाकिस्तान से सीखना चाहिए, उनके हुकूमत से सीखना चाहिए। और पाकिस्तान की ये जो क्रैश लैंडिंग हुई है, यह अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है। वो कहानी जो किसी और देश को दोहरानी तो नहीं चाहिए। लेकिन यह कहानी जानने से पहले जल्दी में संक्षिप्त में जान लेते हैं कि पाकिस्तान का आज का हाल क्या है, सिर्फ 7 पॉइंट में। नंबर 1, पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ $10 बिलियन तक सीमित रह गई है, यानी देश का दिवालिया होने के कगार पर ही है। नंबर 2, देश अभी अपने कर्ज नहीं चुका पा रहा है, दुनिया भर से मोहलत मांग रहा है कि भैया लोन हम थोड़े टाइम पे चुका दें, प्लीज इसको थोड़ा सा माफी दे दो। नंबर 3, इकोनॉमी भगवान भरोसे तो पहले ही छोड़ के रखा था, उसके ऊपर बाढ़, कोविड, रशिया वॉर। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी शायद 2% ही बढ़ेगी आने वाले साल में। नंबर 4, पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जिनीवा पहुंचे मदद मांगने के लिए, डोनेशन, एड मांगने के लिए। यूएई ने कहा चलो पुराने मित्र हो, $3 बिलियन का फाइनेंशियल एड हम अभी आपको दे रहे हैं। और इसी एड के भरोसे ही पाकिस्तान अभी अपना हफ्ते टू हफ्ता काम चला रहा है। नंबर 5, उधर पाकिस्तान का प्रीवियस रिकॉर्ड देख इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और पैसा आसानी से नहीं निकालना चाह रहा है। नंबर 6, पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट करीबन 25% तक पहुंच चुका है। प्याज का दाम कहीं कहीं 400% तक पहुंच चुका है। नंबर 7, देश में पेट्रोल और बिजली की इतनी कमी हो गई है और उसका देखिए इलाज क्या निकाला गया है। मार्केट, रेस्टोरेंट, वेडिंग हॉल सब बंद करो, सब 8:30-9 बजे तक सब खत्म कर दो। खाना पीना सोना जो भी है सब दिन के समय करो, रात में कुछ ना करो। बड़े शॉर्ट में पाकिस्तान की यह स्थिति है आज। लेकिन इस स्थिति तक पाकिस्तान पहुंची कैसे, वो भी 7 पॉइंट पे बताऊंगा। लेकिन वो 7 पॉइंट 7 दशक तक जा सकते हैं। बताता हूं वो कैसे हुआ है, कि पाकिस्तान की क्रैश लैंडिंग कैसे हुई है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेकिन उससे पहले क्विक थैंक्स टू आवर एपिसोड पार्टनर्स कोडिंग इन्वेडर्स, जो कि आज के हाईली चैलेंजिंग ग्लोबल सिचुएशन में देता है आपको एक फाइटिंग एज। देखिए पाकिस्तान की इकोनॉमी छोड़िए, अभी तो ग्लोबल रिसेशन की बात हो रही है। मेटा, अमेजॉन 10-10 हजार लोगों को वो फायर कर रहे हैं। लेकिन ये जो लोग फायर हुए हैं, ये बिजनेस डेवलपमेंट और नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं, जो लोग जिनको सैक किया गया है। आईटी स्किल्स की अभी भी बहुत ज्यादा दरकार है कंपनीज को। और यही आता है कोडिंग इन्वेडर्स। कोडिंग इन्वेडर्स आपको देता है जॉब गारंटी, अगर आप नॉन आईटी फील्ड से हो तब भी, और नॉन आईटी से आईटी फील्ड में स्विच करना चाहते हो। देखिए इमेजिन करो कि आप एक सिविल इंजीनियर हो। कोडिंग इन्वेडर्स की मदद से आप एक हाई पेइंग आईटी जॉब पा सकते हैं, लाइक अ डेटा एनालिस्ट, 6 से 8 महीने के ट्रेनिंग के बाद। ये कोर्स कंटेंट को डिजाइन किया गया है स्क्रैच लेवल से एक्सपर्ट लेवल तक। और अगर आपको कोडिंग का सी तक नहीं आता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिगिनिंग से आप सीख सकते हो। आपको एक्सपर्ट हेल्प मिलेगा, वन-ऑन-वन मेंटोरशिप मिलेगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे। कोडिंग इन्वेडर्स का प्लेसमेंट रेट 93% है विद गारंटीड जॉब प्लेसमेंट। इसका क्या मतलब है? माने अगर आपको इस कोर्स के बाद भी जॉब नहीं मिलता है, 100% पैसे वापस। कोडिंग इन्वेडर्स में आप सीखेंगे रियल बिजनेस केस स्टडीज, जॉब ओरिएंटेड प्रोजेक्ट, असाइनमेंट्स दैट आर डिजाइंड बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। इंटरेस्टिंग चीज तो यही है कि आपको कोडिंग का बैकग्राउंड इसके लिए जरूरत नहीं है। और पिछले 6-7 महीनों में कोडिंग इन्वेडर्स की मदद से 20,000 कैंडिडेट्स 10 से 25 लाख रुपए तक के पैकेजेस ले गए हैं। तो अगर अपने आप पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना है, अपने आप को अपस्किल करना है, तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। और अगर नीचे दिए गए कोड पर आप DB20 इस्तेमाल करते हो एज अ कोड, देन यू गेट
20% ऑफ एज अ फी डिस्काउंट फॉर द जॉब गारंटी बैच। लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट 100 कैंडिडेट्स के लिए है, तो अगर बेल आइकॉन दबाया है तो आप मुनाफे में रहोगे। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। पाकिस्तान के आज के क्रैश लैंडिंग की पहली वजह 70 साल पहले जाना पड़ेगा, जहां जिन्ना ने गलती करी, स्ट्रेटेजिक अलायंस विद अमेरिका। पाकिस्तान की क्रिएशन के तुरंत ही बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा अहम फैसला लिया कि भैया वो अमेरिका की साइड जाएंगे, वो अमेरिका का एक मोहरा बन जाएंगे। कुछ और देश थे जिन्होंने कहा हम नॉन अलाइंड रहेंगे, ना रशिया ना अमेरिका, लेकिन पाकिस्तान एक मोहरा बन गया इन द ग्रेट गेम, इन द कोल्ड वॉर गेम, और अमेरिका ने खूब इस्तेमाल किया पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने भी इस्तेमाल किया अमेरिका का। कैसे? क्योंकि एक आत्मनिर्भर देश ना बनने के जगह वो बन गए एक इकोनॉमिक एलाय, माने मिलिट्री, नॉन मिलिट्री, सिविलियन, इकोनॉमिक, हर तरीके का हेल्प आपको अमेरिका से आ रहा है। माने एक डोल इकोनॉमी बन गए। अमेरिका की दया दृष्टि है तो आपको पैसे मिले, अमेरिका ने दया दृष्टि हटा दी तो आपकी वाट लग गई। और इसी वजह से जो मिलिट्री और सिविल ब्यूरोक्रेसी थी वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गई। भैया अमेरिका का हाथ जिसके साथ, वो फिर देश पर राज करेगा। और इसी के चलते फिर पाकिस्तान में मिलिट्री रूल होना शुरू हो गया। आप सोच सकते हो कि भैया आधी हिस्ट्री पाकिस्तान की मिलिट्री डिक्टेटरशिप रही है, लेकिन तब अमेरिका को डेमोक्रेसी वाली प्रॉब्लम वहां नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सब डिक्टेटर्स अमेरिका के अच्छे दोस्त थे। दूसरी बड़ी गलती जो पाकिस्तान ने राइट इन द बिगिनिंग की वो था कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही घुटने टेक दिए। और इसमें बड़ी दिलचस्प स्टोरी है जिसको कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी बेसिकली ये कहता है कि कोई भी फोर्स, चाहे वो मिलिट्री हो या सिविलियन हो, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन कर सकता है अगर आपको देश में पावर रिस्टोर करना है, अगर लॉ एंड ऑर्डर लाना है, अगर स्टेबिलिटी लाना है, तो आप सारे एस्टैब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज, कन्वेंशन सबका उल्लंघन कर सकते हो। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि 1954 में गुलाम मोहम्मद ने जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उसको डिसॉल्व कर दिया। हाँ भाई, इससे तो बहुत अफरा तफरी मच गई। तब सिंध हाई कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फिर से बहाल किया कि ऐसा नहीं कर सकते हो आप, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को आप डिसॉल्व नहीं कर सकते हो इस तरीके से। केस गया फिर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के पास, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के पास, जहां जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल यूज ऑफ इमरजेंसी पावर बाय गवर्नर जनरल को सही ठहराया। क्यों, कैसे ठहराया? वो मैंने आपको समझाया ना, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का लॉजिक लगाकर उसको बोल दिया नहीं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन है लेकिन ठीक है। इसी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन को मानते हुए, और यही ज्यादा प्रॉब्लम है, अयूब खान, याया खान, मुशर्रफ, सारे डिक्टेटर्स को लीगल कवर मिला। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने डिक्टेटर्स को लीगली सही ठहराया। आज 70 साल बाद जाकर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट कहती है यार ये क्या लॉजिक था, ये गलत था, इसको नहीं होना चाहिए था, ऐसा कोई डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी हो ही नहीं सकता है। लेकिन इसको जंग करने से पहले पाकिस्तान की काफी हालत खराब हो चुकी थी, डेमोक्रेसी कभी ठीक से उभर कर बाहर नहीं आई। तीसरी बड़ी गलती, वन नेशन वन रूल। 1954 में वेस्ट पाकिस्तान में डिसीजन हुआ कि देखिए देश को एक करना है, एक यूनिट होगा। तो ईस्ट पाकिस्तान को एक यूनिट बनाया गया, वेस्ट पाकिस्तान को एक यूनिट बनाया गया, ईस्ट पाकिस्तान जो बाद में बनता है बांग्लादेश। अयूब खान पावर में आए, उन्होंने पंजा और कस दिया कि नहीं, सब हमारी बात मानेंगे, सब हमारा एडमिनिस्ट्रेशन मानेंगे, किसी से कुछ पूछा नहीं गया, सब हमारा लैंग्वेज मानेंगे। इससे हुआ क्या, बलूचिस्तान में या फिर अगर आप पश्तून्स की बात कर लो, वो खफा इस बात से हुए कि हमसे बिना पूछे आपने एक यूनिटरी सिस्टम लाने की कोशिश कर रहे हो, जबकि हम एक फेडरल स्ट्रक्चर की आपने प्रॉमिस की थी कि हमारे पास भी राइट्स एंड प्रिविलेजेस रहेंगे। लेकिन इस वन नेशन वन यूनिट के चक्कर में पाकिस्तान पिसता रहा और इसी चक्की पिसिंग में बना ईस्ट पाकिस्तान। वो जो प्रिपरेशन ऑफ अ स्प्लिट हुआ था, इसी वन नेशन वन लैंग्वेज, वन नेशन वन सिस्टम, वन नेशन यूनिटरी आर्किटेक्चर के वजह से हुआ था। दैट ब्रिंग्स अस टू चौथी बड़ी गलती, जिसके वजह से शायद पाकिस्तान आज भी एक कॉन्फिडेंट देश की तरह उभर के नहीं आ पाया, बांग्लादेश का क्रिएशन एंड द स्प्लिट ऑफ पाकिस्तान। देखिए, जब मिलिट्री रूलर होता है ना किसी देश में, तो वो कंट्रोल फ्रीक बन जाता है, वो अथॉरिटेरियन रिजीम लाना चाहता है और वो बोलता है मैं ही सब जानता हूं, तुम लोग सारे के सारे गधे हो, मैं ही सब ठीक कर सकता हूं। हुआ यूं कि जब ईस्ट पाकिस्तान जो कि आज बांग्लादेश है, जो वहां इलेक्शन हुए तो मुजीबुर रहमान को इलेक्ट किया गया, वो मेजॉरिटी लीडर बने। लेकिन गलती ये कर दी कि भैया वेस्ट पाकिस्तान बने, जो मेन पाकिस्तान है वहां का नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम रहमान को नहीं मानते हैं, मुजीब को नहीं मानते हैं, हम आपका मैंडेट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और वहीं से बना ये बांग्लादेश में जो उबाल आया, बांग्लादेश में जो एंगर आया, उसी के वजह से आया, जिसके वजह से अल्टीमेटली बांग्लादेश इंडिपेंडेंस की तरफ गया। पाकिस्तान ने मिलिट्री एक्शन लिया, खून खराबा हुआ, फिर इंडिया भी स्टेप इन किया, बट अल्टीमेटली बांग्लादेश का क्रिएशन बना।
उस चीज से शायद आज भी पाकिस्तान तिल मिलाता है। क्यों, समझाता हूं। पॉइंट नंबर 5, बांग्लादेश के बाद जो पाकिस्तान की जो ट्रेजेक्टरी है, जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, वो ये है कि आसपास के देशों में हम भी अपने पर फैलाएंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम स्ट्रेटेजिक डेप्थ इन अफगानिस्तान रखेंगे। वो बांग्लादेश का जो हर्ट है ना, वो फिर अपने नेबर्स पर वो गुस्सा निकलने लगा। अफगानिस्तान का जो ग्रेट गेम है, अब उस पर अलग एपिसोड बनाएंगे, लेकिन रशिया वर्सेस अमेरिका, अमेरिका घुसा। अमेरिका ने कहा देखो भैया, हम तो अफगानिस्तान में घुस रहे हैं, तुम्हारी मदद चाहिए। तो ठीक है, पाकिस्तान ने बोला हम तुम्हें देंगे, हम तुम्हें जिहाद लॉन्च करके देंगे, हम तुम्हें मुजाहिदीन देंगे। जियाउल हक के अंडर पाकिस्तान एकदम ताबड़तोड़ घुस गया अफगानिस्तान के अंदर, अमेरिका से पूरा सपोर्ट लेकर। कहा जाता है कि अगर आप पिछले 20 साल का एग्जाम्पल ले लो तो $30 बिलियन के आसपास एड सिर्फ अमेरिका से पाकिस्तान के पास गया है। तो आप सोचिए कि पाकिस्तान कितना खुश रहता था कि फ्री में पैसा अमेरिका के पास आ रहा है, हम आपका युद्ध लड़ देते हैं, हम अफगानिस्तान में घुस जाते हैं। ये जो जिहाद का जो जुमला है, ये सिर्फ एक कवर था कि वहां के लोग अपना पावर में रहें और ये AK-47 बस बच्चों के हाथ में दे दिया जाए, वो जाकर लड़े और पाकिस्तान के पास बने स्ट्रेटेजिक डेप्थ इनटू अफगानिस्तान की। देखिए हम अफगानिस्तान में अपनी पकड़ कैसे टाइट रख रहे हैं। अफगानिस्तान में टाइट रख के हालत क्या हुई है, आज पाकिस्तान को क्या मिल गया जब तालिबान पावर में आ भी चुकी है, यह सबको दिखता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अब तो पाकिस्तान उल्टा वहां से बम खा रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ पाकिस्तान ने सोचा कि हम इंडिया में भी स्ट्रेटेजिक डेप्थ रखेंगे, तो कर दिया उन्होंने कारगिल मिस एडवेंचर, जो बनता है हमारा पॉइंट नंबर 6। उधर नवाज शरीफ के अंदर थिंग्स वर गेटिंग नॉर्मल। अरे कहीं ना कहीं बातचीत चल रही थी, कहीं ना कहीं लोगों का आदान प्रदान हो रहा था, विजिटिंग हो रही थी। उस समय एक्चुअली मैं भी पाकिस्तान गया था और सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि कश्मीर सोल्यूशन की भी बात हो रही थी। लेकिन उधर जहां रिलेशंस ठीक हो रहे थे, वहां परवेज मुशर्रफ अपनी प्लानिंग कर रहे थे, कारगिल में घुसने की प्लानिंग कर रहे थे और कर दिया मैसिव एक कांड। कारगिल एक बड़ा मिस एडवेंचर था पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जाने तो दोनों तरफ गई, लेकिन उनको भागना पड़ा अमेरिका की तरफ, इंटरवेंशन हमारा करा दो। और उसके बाद परवेज मुशर्रफ को भी मालूम था कि भैया मेरा करियर तो यहां खत्म है, मैं तो जेल में रहूंगा। तो उल्टा उन्होंने कू कर दिया और नवाज शरीफ को टाटा बाय बाय करना पड़ा। फिर से डेमोक्रेसी की वाट लग गई। उसके बाद 9/11 हुआ, उसके बाद पाकिस्तान फिर से अफगानिस्तान में घुसा, उसके बाद दलाली की तालिबान की, अल कायदा को शरह दिया, ओसामा बिन मिला कहां, अल्टीमेटली पाकिस्तान में मिला। तो इससे होता क्या है, इससे पाकिस्तान एक टेरर स्टेट का इतना बड़ा स्टिकर लग जाता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे FATF कहते हैं, उसके अंडर पाकिस्तान के सारे फॉरेन जो इनपुट्स हैं, सारे जो फॉरेन ट्रांजैक्शंस हैं, उसको ट्रैक किया जाता है और उसकी फंडिंग और कम हो जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आते हैं मेन पॉइंट पे, जिसके वजह से आज पाकिस्तान इस कगार पर खड़ा हुआ है। मेक इन पाकिस्तान। तारीखे तालिबान, TTP जैसे इस्लामिस्ट ग्रुप आप पाकिस्तान में बनाते हो, लश्कर आप पाकिस्तान में बनाते हो, ट्रेनिंग कैंप आप पाकिस्तान में बनाते हो, वेपन्स आप पाकिस्तान में बनाते हो और भेजते हो सरहद पार। किस नाम पर? फंडामेंटलिज्म के नाम पर, जिहाद के नाम पर। और आपकी जो आर्मी है, और खासकर की जो लोअर रैंक ऑफ द आर्मी है, उसको तो आपने यही खुराक पिलाई है फंडामेंटलिज्म का, और भाई काफिर को मारना है। और आज आप कह रहे हो कि नहीं, आप तो TTP से लड़ोगे, आप तो ये सारे जिहादिस्ट ग्रुप है उनसे लड़ोगे। वो कह रहे हैं भैया ये तो हमारे भाई हैं, हम इनसे क्यों लड़े। और यही हावी हो रहे हैं अब इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, क्योंकि ये लाना चाहते हैं द ग्लोरी डेज ऑफ इस्लाम बैक इनटू पाकिस्तान। और TTP का ओपन एम है कि अफगानिस्तान टाइप शरिया अब हम सीधे FATA माने फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरियाज ऑफ पाकिस्तान में लगाएंगे, पहले जो बॉर्डर रीजन है विद अफगानिस्तान, और उसके बाद ये इस्लामिक सिस्टम को पूरा पाकिस्तान में हम लगाएंगे। इसी के चलते कांस्टेंट किलिंग चल रहा है अभी पाकिस्तान में। नॉन मुस्लिम, शियाज, बरेलवीज, मुस्लिम्स जो कि वेस्टर्नाइज्ड हो चुके, जिन्हें वेस्टर्नाइज्ड बोला जाता है, ये सब इन टेररिस्ट के निशाने पर हैं। इस्लाम खतरे में है कि खुराक इतने टाइम से पाकिस्तान में चल चुका है कि उनको दूसरी चीजें नहीं दिख रही थी कि क्या खतरे में है। जो डेंजर साइन है वो किसी को ना दिखा, और दिखा भी तो अनदेखा कर दिया। जिसके पास पैसा था और थोड़ा सा दिमाग था, वो पाकिस्तान से बाहर निकल गया। सैकड़ों लोग पाकिस्तान से बाहर निकल गए। किसी ने यह नहीं सोचा कि यार जिसके पास पैसा है और काबिलियत है, वो पाकिस्तान से बाहर क्यों जा रहा है। किसी ने यह सवाल नहीं किया कि इस्लाम के नाम पर हमें भेड़ बकरी जो बना रहे हो, हमें जो गधा बना रहे हो, उस पर कोई सवाल नहीं उठाने लगा। देश खतरे में है, देश खतरे में है करते रहे। लेकिन इकोनॉमी का क्या हुआ? अगर आप टटोल के देखें इकोनॉमिक नंबर्स, और अगर आप फैक्ट्री देखें, तो पाकिस्तान में किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग हुई है पिछले 3-4 दशक में, निकाल के दिखा दीजिए। कौन सी बड़ी फैक्ट्री बनी है, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग हुई है, दिखा दीजिए। और आज भी अगर आप
बोलें कि पाकिस्तान को पैसा दे देते हैं, चलिए नेचुरल आपदा आई है, नेचुरल कैलामिटी आई है, तो पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ना उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना उसके पास मैन्युफैक्चरिंग है, वो पैसे फिर से गायब हो जाएंगे। उसके ऊपर क्लाइमेट चेंज, जिसके बारे में तो खैर कोई सवाल करता ही नहीं है। लेकिन अचंभे की बात है कि 7,000 से ज्यादा ग्लेशियर के साथ पाकिस्तान, पोलर रीजन्स को अगर आप छोड़ दें तो दुनिया का नंबर 1 देश है जहां ग्लेशियर्स हैं, 7,000 से भी ज्यादा। लेकिन क्लाइमेट चेंज जब होता है, 1/3 देश पूरा पानी के अंदर जाता है, लेकिन फर्क किसी को नहीं पड़ता है, उठा अभी तक वहां कोई नहीं है। अब यह देखना है कि आने वाले दिनों में पॉलिटिकल कंट्रोल किसके पास आएगा और सेंस किसके पास आएगा कि धर्म के चक्कर में हमारा देश तो बर्बाद हो चुका है, क्या अब हम इसको बचा सकते हैं। फाइट यही है, और लोग उम्मीद यह कर रहे हैं कि इमरान खान अगर पावर में आते हैं तो कम से कम थोड़ी सी और स्टेबिलिटी आएगी, और फिर देखने की बात है कि यह सारी चीजें कंट्रोल में कैसे आएगी। लेकिन दुनिया को एक लेसन जरूर लेना चाहिए पाकिस्तान से कि धर्म के नाम पर अगर आप देश चलाने की कोशिश करोगे तो या तो अफगानिस्तान की तरह सिचुएशन हो जाएगा आपका, या फिर पाकिस्तान की तरह सिचुएशन हो जाएगा, जो देश 80s के टाइम पर ठीक ठाक ग्रो कर रहा था, आज वो दुनिया भर के सामने भीख मांग रहा है। ये लेसन पूरे दुनिया को लेने की जरूरत है। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।